नमस्कार। कभी सोचा है कैसा लगता है जब अपने ही घर में कोई बाहरी बन जाए, जब आपकी जमीन, आपकी परंपराएं, सब कुछ आपसे छीना जा रहा हो। बस यही वो हकीकत थी जिसने राजस्थान के आदिवासी समुदायों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। आज हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के उसी शक्तिशाली इतिहास को खंगालेंगे। ये कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं है, बल्कि ये पहचान, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ ही ये हमें राजस्थान की आत्मा को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया भी देता है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये आंदोलन हुए ही क्यों। फिर गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के जो बड़े आंदोलन थे उन पर बात करेंगे। मीणा समुदाय का संघर्ष देखेंगे और आखिर में कुछ और ज़रूरी फैक्ट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन की जड़ को समझना होना तो क्यों से शुरू करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि सदियों से प्रकृति के साथ शांति से रह रहे इन लोगों को विद्रोह का रास्ता अपनाना पड़ा। चलिए एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस असंतोष की आग को भड़काया। इन आंदोलनों की जड़ में था दोहरा शोषण। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे स्थानीय सामंत। सोचकर देखिए, जिस जंगल को वो अपना घर मानते थे, जहां से उनका सब कुछ चलता था, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। ऊपर से नई टैक्स पॉलिसी ले आए जिससे वो कर्ज में डूब गए। इतना ही नहीं, उनकी सदियों पुरानी सामाजिक प्रथाओं में भी दखल दिया गया। बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा हमला था। और फिर 1881 की जनगणना ने उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। मतलब माहौल ऐसा बन चुका था कि बस एक चिंगारी की देर थी। अच्छा, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें समझाते हैं कि उनकी पूरी की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कैसे तोड़ा गया। बुलाई और रखवाली सिर्फ टैक्स नहीं थे, ये उस इलाके में उनके अधिकार और सम्मान का प्रतीक थे। मौताना उनका अपना जस्टिस सिस्टम था। जब इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया तो ये सीधा सीधा उनकी जीने के तरीके पर हमला था, जिससे गुस्सा फैलना तो लाजमी था। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले बड़े आंदोलन पर, भगत आंदोलन। इसकी शुरुआत तो हुई थी एक समाज सुधार की तरह, लेकिन गोविंद गुरु जैसे करिश्माई नेता के नेतृत्व में ये जल्द ही आदिवासी अधिकारों के लिए एक ताकतवर आंदोलन बन गया। ये टेबल हमें उस शख्स के बारे में बताती है जिसने भीलों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। गोविंद गुरु का जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ था और वो दयानंद सरस्वती के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने भीलों में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने और उनमें आत्मसम्मान की भावना जगाने का बीड़ा उठाया। संप सभा, जिसका मतलब ही होता है एकता और भाईचारा, ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रुप नहीं था, ये भीलों के बीच एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक जागरण की नींव थी। गोविंद गुरु ने उन्हें समझाया, अरे भाई, शराब छोड़ो, चोरी छोड़ो, अंधविश्वास से बाहर निकलो, अपने झगड़े खुद निपटारो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। इन सुधारों से भीलों में एक नई चेतना और कॉन्फिडेंस आया और फिर उन्होंने बेगार जैसी प्रथाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन हमें सीधे मानगढ़ हत्याकांड की तरफ ले जाती है, जो राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है। जैसे जैसे भीलों का संगठन मजबूत हुआ, ब्रिटिश और रियासती सरकारें घबराने लगी। गोविंद गुरु ने उनकी तरफ से 33 मांगे रखी कि बेगार खत्म करो, हमारे जंगल हमें वापस दो। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो हजारों भील अपनी बात मनवाने के लिए शांति से मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका क्या भयानक अंत होने वाला है। और फिर आई 17 नवंबर 1913 की वो मनहूस सुबह। हजारों निहत्थे भील, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, शांति से अपनी बात रख रहे थे। और फिर बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि 1500 से ज्यादा जानें गईं। इस नरसंहार ने हमेशा के लिए इतिहास पर एक गहरा दाग छोड़ दिया। ये घटना दिखाती है कि कैसे इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। इसकी क्रूरता की वजह से ही इसे अक्सर आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। ये आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों के बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन उन्होंने जो चेतना की आग जलाई थी वो बुझी नहीं। भगत आंदोलन के बाद एक और शक्तिशाली नेता उभरे, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने आदिवासियों को जुल्म के खिलाफ एकजुट किया। उनका आंदोलन सीधे सीधे राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों पर फोकस था। तेजावत जी को कई नामों से जाना जाता था, लेकिन उनका नारा ना हाकिम ना हुकुम सब कुछ बयां कर देता है। ये पूर्ण स्वशासन की भावना थी। आदिवासी उन्हें प्यार से बाऊजी बुलाते थे। और मजे की बात यह है कि वो ओसवाल परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भीलों और गरासियों के अधिकारों के लिए लगा दी।
मेवाड़ की पुकार असल में 21 मांगों की एक लिस्ट थी जिसे तेजावत जी ने मेवाड़ के महाराणा के सामने रखा था। इसमें हर तरह के शोषण का जिक्र था, भारी लगान, बेगार, जंगल पर अधिकार और जागीरदारों का अत्याचार। कहा जाता है कि ये आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत प्रेरित था। और देखिए, इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। मानगढ़ की तरह ही एक ही आंदोलन को भी क्रूरता से कुचलने की कोशिश हुई। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव में हजारों भील शांति से इकट्ठा हुए थे और मेजर सटन के आदेश पर उन पर फिर से गोलियां बरसा दी गई। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना को अक्सर राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। अच्छा, अब इन दोनों आंदोलनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी सामाजिक सुधार से, जबकि एक ही आंदोलन शुरू से ही राजनीतिक और आर्थिक मांगों पर केंद्रित था। एक का असर वागड़ क्षेत्र में था तो दूसरे का भोमट में। दोनों का अंत दुखद नरसंहारों से हुआ, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज में चेतना की जो मशाल जलाई वो आगे भी जलती रही। अगर ये जानकारी आपको काम की लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और सामग्री बनाने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे मीणा समुदाय के संघर्ष की, जो थोड़ा अलग था। ये लड़ाई जमीन या टैक्स के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कानून के खिलाफ थी जिसने पूरे के पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था। सोचिए, एक कानून आता है, जराइम पेशा कानून, और वो एक पूरी की पूरी कौम को जन्म से ही अपराधी घोषित कर देता है। इस कानून के तहत 12 साल से ज्यादा उम्र के हर मीणा पुरुष और महिला को पास के पुलिस स्टेशन में रोजाना हाजिरी देनी पड़ती थी। ये कितना अपमानजनक और दमनकारी था, और इसी के खिलाफ दशकों तक एक संगठित विरोध चला। ये संघर्ष बहुत लंबा और धैर्य वाला था, लेकिन आखिर में सफल रहा। देखिए, सबसे पहले 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा बनी। फिर 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी ने मीन पुराण लिखकर मीणाओं को उनके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई। इस आंदोलन का क्लाइमैक्स आया 1946 में, जब बागावास में करीब 26,000 मीणा चौकीदारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और आखिरकार देश की आज़ादी के बाद 1952 में जाकर ये काला कानून पूरी तरह से खत्म हुआ। इन बड़े आंदोलनों के अलावा भी कई और महत्वपूर्ण हस्तियां और छोटे छोटे संघर्ष थे जिन्होंने आदिवासी जागरण में अपना योगदान दिया। ये कुछ और नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें भी याद रखना जरूरी है। संत मावजी का लसाड़िया आंदोलन समाज सुधार पर फोकस था। मामा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल जमीन का वो शक्तिशाली नारा दिया जो आज भी गूंजता है। और पड़िया मीणा जैसे स्थानीय नायक, जिन्हें लोग रॉबिनहुड की तरह याद करते हैं, उन्होंने अपने तरीके से प्रतिरोध की मशाल को जलाए रखा। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल। संप सभा के संस्थापक कौन थे? जरा ध्यान से सोचिए, हमने इस पर काफी बात की है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, गोविंद गुरु, जिन्होंने 1883 में संपा सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल, मेवाड़ की पुकार नाम की 21 मांगें किस आंदोलन से जुड़ी हैं? एकदम सही, सही उत्तर है सी, एक ही आंदोलन जिसे मोतीलाल तेजावत ने लीड किया था। ये मांग पत्र इस आंदोलन का सबसे अहम दस्तावेज था। और ये रहा आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, मीणा समुदाय ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सही जवाब है सी। ये मीणा आंदोलन में अहिंसक विरोध का एक ऐतिहासिक दिन था, जब उन्होंने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर कानून का जबरदस्त विरोध किया। ये स्लाइड सबसे जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। इसमें सभी प्रमुख आंदोलनों, नेताओं और जरूरी तारीखों का सार है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, इन ऐतिहासिक आंदोलनों की विरासत आज भी आदिवासी अधिकारों के संघर्ष को कैसे प्रेरित करती है? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत और उन अनगिनत शहीदों का बलिदान आज भी न्याय, समानता और आत्मसम्मान के लिए चल रही लड़ाइयों को रास्ता दिखाता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। अगर हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।